नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें हमने कक्षा 6 का भूगोल लिया है। आज हमारा दूसरा अध्याय है। आपका दूसरे अध्याय में अक्षांश और देशांतर दिया है, जहां से सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब के संबंध में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, जो कि सही है। ऑप्शन बी, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही है। मित्रों, ग्लोब को आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का अपरूप होता है, मतलब कि पृथ्वी को हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए पृथ्वी का जो रूप है उसी का प्रतिरूप में ग्लोब को बनाया जाता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उसके सही आकार में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये पॉइंट आपका सही है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये भी पॉइंट आपका सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये भी सही है। विषुववृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो मित्रों, इसमें आपका चारों ऑप्शन क्या है, सही है। मित्रों, हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो ग्लोब में सुई गई है, इस तरह से, इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। आपका ग्लोब बिल्कुल इस तरह से होता है, इस तरह से। तो ये जो गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर जो सुई है उत्तर दिशा में, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। विषुवत रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम इस विषुवत रेखा को देखें तो ये है आपका विषुवत रेखा, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो जो उत्तर दिशा में है ये वाला, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो ये दक्षिण में है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। या हम कहें कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है हमारी विषुवत रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुवत वृत्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भी क्या है, सही है। विषुवत वृत्त को शून्य अक्षांश कहते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ए और बी और सी तीनों क्या है, सही हैं। आइए अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए मित्रों, अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ग्लोब से एकदम बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ही हम किसी भी स्थिति का पता लगाते हैं। अब देखिए, इसके समानांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। ये अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, और ये अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, और एक पूर्ण वृत्त का अक्षांश रेखाएं क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जैसे जैसे अगर हम भूमध्य रेखा से, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो अक्षांश, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो ये अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो ये भी प्रश्न कई बार सीटेट में आए हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। सही है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ब्राजील में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्षांश पर स्थित हैं। ये भी क्या है, सही है। विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, जो अभी आपको हमने बताया, तो ये भी क्या है, सही है।
तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी तीनों क्या है? सही है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या है? हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से हमने आपको बताया कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे अक्षांश का आकार क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर क्या है? इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? छोटा होता चला है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे हम, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव, तो इसका आकार क्या होगा? घटता चला जाएगा। अब देखिए मित्र, कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तो महाराष्ट्र कहाँ पर पड़ेगा भाई? भारत में। तो भारत आपका यहाँ पर है, भारत यहाँ है, तो किस गोलार्ध में होगा भारत? उत्तरी गोलार्ध में। और ब्राज़ील क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है, इधर है। ब्राज़ील क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि 20 अक्षांश पर दोनों स्थित हैं। तो 20 अक्षांश पर यहाँ पर है महाराष्ट्र का चंद्रपुर, लेकिन ब्राज़ील का बेलो होरिजोटे यहाँ पर है। तो ये इसको हम लिखेंगे तो 20 अक्षांश उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो इसलिए इसको 20 अक्षांश उत्तर लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? 20 अक्षांश दक्षिण लिखेंगे। तो किसी भी अक्षांश के पीछे क्या लिखना है? उत्तरी और दक्षिणी लिखना जरूरी है। अगला प्रश्न लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, सही है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, सही है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, सही है। दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ये भी क्या है? सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी और डी चारों हमारे क्या हैं? सही हैं। आइए अब इनको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए मित्रों, ये क्या है? हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारी उत्तर में है, तो 23.5 डिग्री ये हो गया। 23.5 डिग्री इसको हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ। ये क्या है? 0। और ये है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, इसको साउथ लिखेंगे। ये है 66.5, कौन सा है? 66.5 साउथ। और ये भी क्या है हमारा? 66.5। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, तो इस कर्क रेखा हमारा कौन सा है? ये है। उसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सा होगा? ये होगा। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहेंगे। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये है, इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। उम्मीद है मित्रों आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षांश के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, सही है, जो अभी हम आपको बताए हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या प्रतिच्छेदित करती हैं? बिल्कुल नहीं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, सही है। कुल अक्षांशी वृत्तों की संख्या 179 होती है, ये भी क्या है? सही है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, तो ये भी क्या है? सही है। तो इसमें सही क्या होगा हमारा? पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो क्या है? सही नहीं है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है मित्रों कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। तो अभी हम आपको बताए हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगला कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। अगला कह रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो ये वाली जो दूरी है मित्रों, ये क्या होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है। वही बात करें कुल अक्षांशी वृत्तों की संख्या, तो 179, क्योंकि मित्रों यहाँ पर 90 इधर हो जाते हैं और 90 इधर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ये वृत्त का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ये घट जाता है और एक ये घट जाता है। इसलिए कुल अक्षांशी वृत्तों की संख्या अगर पूछता है तो 179 होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवों पे बिंदु रह जाते हैं और ये वृत्त का निर्माण नहीं करते हैं। वही कुल अक्षांशों की संख्या पूछता है तो क्या होता है? 181 होता है। तो अक्षांशों की संख्या में इनको भी और इनको काउंट कर लिया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ये क्या है? सही है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भी सही है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो ये भी क्या है? सही है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए बी सी तीनों क्या सही है? तो सही ऑप्शन होगा 4। अब आइए मित्रों, इसको हम मैप के द्वारा समझते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ये क्या हो गया? कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया, 23.5 डिग्री उत्तर हो गया और 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया, नॉर्थ है ये साउथ हो गया। अब देखिए मित्रों, इन दोनों के बीच यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या होती है? ये सन है। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। जब लंबवत पड़ेंगी तो इस क्षेत्र में क्या होता है? उष्मा अधिक मिलेगी। इस क्षेत्र में उष्मा अधिक मिलने के कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद मित्रों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ से तिरछा सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं। तो कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ से लंबवत नहीं पड़ेंगी, तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कर्क रेखा के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। सही है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भी क्या है? सही है। उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, जो क्या है? गलत है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। तो ये क्या है? सही है। तो सही क्या हमारा पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, पहला कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हम आपको बताए हैं क्या होगा? ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में क्या होता है? ये अगर उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, और ये क्या है? दक्षिण में, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ पर है आपका, ये कर्क रेखा हो गया, और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया। के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अभी हमने आपको बताया कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बाद सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। यानी ना ही शीत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इसलिए 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो ये 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को भी क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है मित्रों कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 66.5 डिग्री के बीच जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसको भी हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को समशीतोष्ण कहते हैं, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पे क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो इस वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है मित्रों, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। अगला कार्य है कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, तो यह पहले भी बता चुके हैं हम। तो सही उत्तर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। सही है। दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, जो सही है। ध्रुवों पर देशांतर के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, ये भी क्या? सही है।
देशांतर रेखाएं एक दूसरों को ध्रुवों पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये भी क्या है, सही है। तो मित्रों इसमें क्या है, चारों विकल्प सही हैं। अब आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये है आपकी, ये है देशांतर रेखाएं। देखेंगे इस तरह से, आप ग्लोब पर देखेंगे यदि, तो इस तरह से आपको देशांतर रेखाएं दिखेंगी। अब ये कह रहे हैं मित्रों कि देशांतर रेखाओं की, पहला कह रहा है कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से जो देख रहे हैं मित्रों, ये पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। तो पहला पॉइंट सही है। दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। तो ये देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर जो दूरी है सर्वाधिक, ये भूमध्य रेखा पर ही होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, देख रहे होंगे कि दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या है, घटती जाती है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं मित्रों, एक दूसरे को काटेंगे भी, और यहाँ पे दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये क्या है, सही है। जीरो देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर रेखा कहते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। जीरो देशांतर रेखा तथा 180 देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। तो ये भी पॉइंट सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी सही है। अब आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, सभी देशांतर रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, एक समान होती हैं। यानी कहने का मतलब होता है इनकी लंबाई क्या है, समान है। दूसरा कह रहा है कि जीरो देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर रेखा कहते हैं। तो ये आपका जीरो देशांतर रेखा है, इसको हम कहते हैं GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो देशांतर रेखा। फिर कह रहा है कि जीरो देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा पूर्वी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। तो इस वाले क्षेत्र को मित्रों, जीरो से इधर जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और इधर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। तो ये सही है। जीरो देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो सही है, अभी आपको हमने बताया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, जो सही है। पृथ्वी 4 मिनट में अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूम जाती है, जो सही है। जीरो देशांतर रेखा से पश्चिम जाने पर समय बढ़ता है तथा पूर्व जाने पर समय घटता है, जो बिल्कुल गलत है। जीरो देशांतर रेखा से पूर्व जाने पर समय बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर समय क्या है, घटता है, सही है। अब आइए मित्रों इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए मित्रों कह रहे हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। यानी 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो 24 बटा में 360, और 1 घंटा है तो इसको क्या करें, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 से 60 इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 6 बार जाएगा 360, और ये 6 से 24 को काटेंगे तो 4 मिनट आएगा। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भी सही है। जीरो देशांतर से पश्चिम जाने पर, अब देखिए मित्रों ये है आपका जीरो देशांतर रेखा। इधर क्या है, पूरब है, और इधर क्या है, पश्चिम है। अगर जीरो देशांतर रेखा से पूरब की तरफ जाएंगे तो समय हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा समय घटता है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जीरो देशांतर रेखा से पश्चिम जाने में तो समय बढ़ता है तथा पूरब जाने पे घटता है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी जीरो देशांतर रेखा से कोई भी देश अगर यहाँ पर पूरब है तो उसका समय क्या होगा, पहले होगा, क्योंकि सूर्योदय पहले पूरब होता है। तो चलिए इसको और हम समझते हैं। देखिए अगर हम देखें, ये GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से कोई भी देश अगर इधर आगे होगा तो उसका समय क्या होगा, आगे होगा। जैसे देख सकते हैं भारत क्या है, भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो देख रहे हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो सब 82.5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो कह देंगे आप
कि 5.5 घंटे का समय लगेगा। यानी जीएमटी से भारत का जो समय है 5.5 घंटे क्या होता है, आगे होता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है 0 देशांतर रेखा से भारत पूर्व दिशा में स्थित है, सही है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो बिल्कुल सही है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे पीछे, जो बिल्कुल गलत है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, जो बिल्कुल सही है। अब आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कह रहा है मित्रों कि 0 देशांतर रेखा से भारत क्या है, पूर्व में है। तो ये आपका 0 देशांतर रेखा है और भारत यहाँ पे है, तो भारत किधर होगा, 0 देशांतर से पूर्व है, तो बिल्कुल सही है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो ये है आपका मित्रों, देखिए इस तरह से ये क्या किया गया है, पूर्वी देशांतर है। ये हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, बिल्कुल सही है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे पीछे है, जो बिल्कुल गलत है। अभी हम आपको बताए हैं कि जीएमटी से जो पूरब होगा वो क्या होगा, समय आगे होगा, और इधर क्या होगा, पीछे होगा। तो ये गलत है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, जो बिल्कुल सही है। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, जो बिल्कुल सही है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। भारत का मानक समय भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जबकि भारत जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तो मित्रों थे सीटेट के लिए जो अक्षांश और देशांतर चैप्टर था, वहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे मैंने बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।